हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो मैराथन क्लास है, यहाँ पर सोइल साइंस के हम लोग टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे। ये जो क्लास है ये यूके ट्रिपल एससी डबल एओ के लिए, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, यूपी ट्रिपल एससी एसडीटीए के लिए और साथ ही साथ एमपीआरएओ के लिए रहने वाला है। यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को लाया गया है। आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देख सकते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर कंसेप्ट को भी क्लियर करते हुए जो ऑप्शन है, जो सही आंसर होगा उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इस तरीके से क्लास को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लाया गया है, इसीलिए हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी इस क्लास को कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास में, देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। विच ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ सॉइल एज अ नेचुरल बॉडी? प्राकृतिक निकाय नेचुरल बॉडी के रूप में मृदा का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एग्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी पेडोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इडोफोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी जियोलॉजी। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पे सॉइल का ऐसा कौन सा ब्रांच है जहां पर सॉइल की जो स्टडी है वो एज अ नेचुरल बॉडी के रूप में किया जाता है। तो जब भी सॉइल की स्टडी है वो एज अ नेचुरल बॉडी करेंगे तो ये पेडोलॉजी के अंतर्गत होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड कुछ वन लाइनर्स भी है, इसको भी यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा, पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल एज अ नेचुरल बॉडी, जब भी सॉइल की जो स्टडी है वो एज अ नेचुरल बॉडी करेंगे तो ये पेडोलॉजी के अंतर्गत होता है। ये पहला पॉइंट है। उसके बाद पेडोलॉजी स्टडीज सॉइल जेनेसिस, फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन एंड मॉर्फोलॉजी। तो पेडोलॉजी में किस चीज की स्टडी करते हैं? तो यहाँ पे सॉइल जेनेसिस की स्टडी करते हैं, सॉइल के फॉर्मेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन को देखते हैं और साथ ही साथ सॉइल की जो मॉर्फोलॉजी है उसका भी यहाँ पे विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, पेडोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस। सॉइल साइंस की यहाँ पे मुख्यतः दो ब्रांच देखने को मिलता है, जिसमें पहला है पेडोलॉजी और उसके बाद यहाँ पर आगे आएगा इडोफोलॉजी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं चौथा पॉइंट, पेडोलॉजी मेनली डील्स विद द सॉइल इटसेल्फ नॉट क्रॉप रिस्पॉन्स। पेडोलॉजी में सॉइल की स्टडी की जाती है, यहाँ पे क्रॉप से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। तो जब भी पेडोलॉजी का डिफिनेशन देंगे तो यहाँ पर क्रॉप को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल साइंस? आधुनिक मृदा विज्ञान, मॉडर्न सॉइल साइंस के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जस्टिस वॉन लीविग, ऑप्शन नंबर बी वेस्ली वी डोक्यूचेव, ऑप्शन नंबर सी जेथरो टूल, ऑप्शन नंबर डी E.W. हिलगार्ड। तो यहाँ पर चार साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन से हैं जो फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल साइंस के नाम से जाने जाते हैं? तो फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल साइंस के नाम से जो जाने जाते हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर बी वेस्ली वी डोकुचेव। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। वेस्ली वी डोकुचेव इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल साइंस, जो अभी हम लोगों ने देखा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ पेडोलॉजी। तो फादर ऑफ पेडोलॉजी की भी बात करेंगे तो इसका भी आंसर होगा वेस्ली वी डोकुचेव। डोकुचेव वाज अ रशियन साइंटिस्ट और ये रशियन साइंटिस्ट थे। उसके बाद है ही प्रपोज दैट सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी, और सॉइल एक नेचुरल बॉडी है, ये किसने बताया? ये भी उन्होंने बताया। मॉडर्न सॉइल क्लासिफिकेशन स्टार्टेड फ्रॉम डोकुचेव कंसेप्ट, और जो मॉडर्न जो सॉइल क्लासिफिकेशन है ये भी डोकुचेव कंसेप्ट के द्वारा ही, इसी के आधार पर इसको स्टार्ट किया गया। तो ये सारे पॉइंट है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस डील विद द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्लांट? मृदा विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो मृदा का अध्ययन जीवों, विशेषकर पौधों पर उसके प्रभाव के संदर्भ में करती है? ऑप्शन नंबर ए पेडोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इडेफोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी जियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इकोलॉजी। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मृदा का अध्ययन है वो जीवों, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको यहाँ पे रिलेट करके, प्लांट्स को रिलेट करके यहाँ पर करते हैं, तो ये इडोफोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इडोफोलॉजी डील्स विद द सॉइल प्लांट रिलेशनशिप। तो जब भी सॉइल का जो स्टडी है वो प्लांट रिलेशनशिप में करेंगे, प्लांट को इंक्लूड करके करेंगे, तो ये इडोफोलॉजी के अंतर्गत आएगा पहला। उसके बाद है इट फोकस ऑन क्रॉप ग्रोथ, और इसका जो मेनली फोकस होता है वो क्रॉप के ग्रोथ के लिए, क्रॉप के जर्मिनेशन के लिए होता है।
नेक्स्ट है सोइल फर्टिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इडोफोलॉजी। इडोफोलॉजी की बात करेंगे तो जो सोइल फर्टिलिटी है इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि जो क्रॉप है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। प्लांट न्यूट्रिशन इज स्टडीड अंडर इडोफोलॉजी, और इसके अंतर्गत जो प्लांट न्यूट्रिशन है इसकी भी स्टडी इडोफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इडोफोलॉजी इज अप्लाइड सोइल साइंस, इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉइल। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का प्रमुख घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मिनरल मैटर, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी वाटर। तो यहाँ पे सोइल का जो कंपोनेंट नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल। सोइल हैज 4 मेजर कंपोनेंट। जो मृदा है इसके यहाँ पे 4 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें मिनरल होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, वाटर होता है और एयर होता है। तो ये चारों यहाँ पर मेन कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट्स को देखेंगे। मिनरल मैटर फॉर्म्स द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ सोइल। तो सोइल का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन जो है, अगर इसको 4 पार्ट में डिवाइड करें तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो होता है मिनरल। उसके बाद यहाँ पे क्लोरोफिल इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स नॉट इन सॉइल। ये ग्रीन प्लांट में होता है, सॉइल में नहीं होता है क्लोरोफिल, इसीलिए इसका आंसर क्लोरोफिल था वहां पे। उसके बाद है ऑर्गेनिक मैटर इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी। ऑर्गेनिक मैटर का क्या काम होता है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, सॉइल में फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है। वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट फॉर न्यूट्रेंट, और जो न्यूट्रेंट होता है उसका सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पे वाटर का यूज होता है। तो सॉइल में वाटर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मेनली यहाँ पे 4 मेजर कंपोनेंट होता है सॉइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट प्रपोज द स्टेट फैक्टर इक्वेशन क्लोर-पीटी फॉर सॉइल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण के लिए क्लोर-पीटी स्टेट फैक्टर इक्वेशन किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया। ऑप्शन नंबर ए डोकुचेव, ऑप्शन नंबर बी हैंस एंड जेनी, ऑप्शन नंबर सी लीबिग, ऑप्शन नंबर डी मार्बर्ट। तो मृदा निर्माण के लिए क्लोर-पीटी जो स्टेट फैक्टर इक्वेशन है इसको हैंस जेनी ने दिया। इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है क्लोर-पीटी, ये कब प्रपोज हुआ, तो ये 1941 में प्रपोज किया गया। सी से यहाँ पे क्लाइमेट होता है, एल से लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिजम्स, आर से यहाँ पे रिलीफ हो जाएगा, पी से पेरेंट मटेरियल, टी से टाइम। तो जो क्लोर-पीट है इसका ये यही मीनिंग होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सोइल इज जनरली कंसीडर्ड एज अ डैश सिस्टम। सामान्यतः मृदा को किस प्रकार की प्रणाली माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1 फेज, ऑप्शन नंबर बी 2 फेज, ऑप्शन नंबर सी 3 फेज, ऑप्शन नंबर डी 4 फेज। तो सोइल की बात करेंगे तो ये 3 फेज का होता है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मृदा को सामान्यतः 3 फेज सिस्टम माना जाता है। जैसा कि मैंने बोला अभी, यहाँ पे 3 फेज सिस्टम इसका सही आंसर था, जिसमें होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या होता है, मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर, लिक्विड में सॉइल वाटर होता है और गैसियस में सॉइल एयर। यही चारों जो है वो मेजर कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कंपोनेंट ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट वॉल्यूम इन आइडियल सरफेस सॉइल। आदर्श सतही मृदा में सबसे अधिक आयतन किस घटक का होता है। ऑप्शन नंबर ए मिनरल मैटर, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन नंबर सी वाटर, ऑप्शन नंबर डी एयर। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे लार्जेस्ट जो वॉल्यूम है, सबसे ज्यादा जो स्पेस जो रखता है वो है मिनरल मैटर। इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 कंपोनेंट में से जो मिनरल है ये 45% ऑक्यूपाई करता है, और उसके बाद जो वाटर है ये कितना करता है 25%, और जो एयर है ये भी 25%। ऑर्गेनिक मैटर यहाँ सबसे कम होता है, केवल 5%। तो इसकी तो इन सारे परसेंटेज को आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द साइंस डीलिंग विथ रॉक्स। चट्टानों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पेडोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी जियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी मिनरोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलॉजी।
तो जो रॉक्स है, चट्टान, इसकी जो स्टडी है ये पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। Petrology is the branch of geology that deals with the origin, composition, structure and classification of rocks. तो रॉक्स जो है इसकी स्टडी पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें क्या स्टडी होता है, इसमें ओरिजिन होता है, रॉक्स की ओरिजिन, उसके बाद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, इन सब चीजों की जो स्टडी है वो पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और पेट्रोलॉजी किसका ब्रांच है? ये जियोलॉजी का ब्रांच है। द वर्ड पेट्रोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। पेट्रोलॉजी किस सबसे लिया गया है? ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, पेट्रा जिसका मतलब होता है रॉक और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो यहाँ पर आप तो इस तरीके से जो रॉक की स्टडी है वो पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स टाइप इज फाउंड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण मैग्मा या लावा के ठंडा होकर ठोस बनने से होता है? ऑप्शन नंबर ए सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन नंबर बी मेटामॉर्फिक रॉक, ऑप्शन नंबर सी इग्नियस रॉक, ऑप्शन नंबर डी रेसिडुअल रॉक। तो वैसा चट्टान जिसका जो निर्माण है वो मैग्मा और लावा के ठंडा होने से, ठोस होने से बनता है, वो इग्नियस रॉक कहलाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो इग्नियस रॉक है इसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। ये कैसे डेवलप होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जो मैग्मा होता है और लावा जब ये कूल होकर ठंडा होकर कठोर हो जाता है तो तब यहाँ पर इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। इग्नियस रॉक जो है ये मेनली दो तरह का होता है, जिसमें पहला है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और दूसरा है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की एग्जांपल की बात करेंगे तो ग्रेनाइट जो है ये इसका एग्जांपल होता है, और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक की एग्जांपल की बात करेंगे तो जो बेसॉल्ट होता है ये इसका एग्जांपल होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इग्नियस रॉक के बारे में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज द पेरेंट मटेरियल ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल रेगुर सॉइल। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान काली कपास मृदा रेगुर मृदा का मूल पदार्थ पेरेंट मटेरियल है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर बी बेसॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी सैंडस्टोन, ऑप्शन नंबर डी लाइमस्टोन। तो यहाँ पे ब्लैक कॉटन जो सॉइल है, जो रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, इसके पेरेंट मटेरियल की बात करेंगे तो ये बेसॉल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्लैक कॉटन सॉइल इज ऑल्सो नॉन एज रेगुर सॉइल। जो अभी हम लोगों ने देखा, इट इज मेनली फॉर्म द वेदरिंग ऑफ बेसॉल्ट। जो बेसॉल्ट इग्नियस रॉक है इसका जब वेदरिंग होता है तो इससे क्या बनता है, इससे यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल का फॉर्मेशन होता है। बेसॉल्ट इज एन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जो अभी हम लोगों ने टाइप देखा जिसमें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक था, तो इसी का जो एग्जांपल है वो है बेसॉल्ट। ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन मोंटेमोलिनाइट क्ले। ब्लैक सॉइल में किस चीज की यहाँ पर अधिकता देखने को मिलती है? तो जो मोंटेमोलिनाइट क्ले मिनरल है इसकी सबसे ज्यादा अधिकता देखने को मिलता है। महाराष्ट्र हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करेंगे तो इसके अंदर तो इसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहाँ देखने को मिलता है? तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच मिनरल इज द मेजर सोर्स ऑफ पोटेशियम इन मोस्ट सॉइल। अधिकांश मृदाओं में पोटेशियम का प्रमुख स्रोत जो है कौन सा खनिज है? ऑप्शन नंबर ए क्वार्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी फील्डस्पर, ऑप्शन नंबर सी कैल्साइट, ऑप्शन नंबर डी जिप्सम। तो पोटेशियम का जो प्रमुख स्रोत है ये फेल्ड्स्पर है। इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। फेल्ड्स्पर इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द अर्थ क्रस्ट। जब फेल्ड्स्पर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो अर्थ क्रस्ट में मिनरल देखने को मिलता है वो है फेल्ड्स्पर। इसका जो सही आंसर है फेल्ड्स्पर होगा। फेल्ड्स्पर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ पोटेशियम इन सॉइल। सॉइल में जो पोटेशियम है ये सबसे ज्यादा फेल्ड्स्पर के कारण देखने को मिलता है। फेल्ड्स्पर इसका प्रमुख सोर्स है। वेदरिंग ऑफ फेल्ड्स्पर रिलीजेस पोटेशियम आयन। जब भी वेदरिंग होता है फेल्ड्स्पर का वेदरिंग होता है तो इससे क्या रिलीज होता है? पोटेशियम आयन रिलीज होता है, और इसी से फिर पोटेशियम जो है वो सॉइल में अधिक हो जाता है। पोटेशियम इज एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मार्बल इज मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म फ्रॉम। संगमरमर जो है मार्बल किस चट्टान के कांतरण मेटामॉर्फिज्म से बनता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर बी लाइमस्टोन, ऑप्शन नंबर सी बेसॉल्ट, ऑप्शन नंबर डी सेल।
तो जो मार्बल है ये लाइमस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से होता है। तो जो मार्बल है इसका जो फॉर्मेशन है वो लाइमस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल क्या है? एक मेटामॉर्फिक रॉक है। पैरेंट रॉक ऑफ मार्बल इज लाइमस्टोन। जब भी यहाँ पर पैरेंट रॉक पूछे मार्बल का तो लाइमस्टोन इसका सही आंसर होगा। मार्बल मेनली कंटेन्स कैल्साइट। मार्बल में मेनली क्या देखने को मिलता है? कैल्साइट देखने को मिलता है। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कन्वर्ट्स लाइमस्टोन इनटू मार्बल। तो लाइमस्टोन जो है इसमें जब हाई टेम्परेचर पड़ता है, हाई प्रेशर पड़ता है तो ये कन्वर्ट होकर मार्बल में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच मिनरल इज कॉमनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ सॉइल। मृदा के लाल रंग के लिए सामान्यतः कौन सा खनिज उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर ए क्वार्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर सी फील्डस्पर, ऑप्शन नंबर डी जिप्सम। तो रेड कलर ऑफ सॉइल की बात करेंगे तो इसके लिए जो मिनरल रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हेमेटाइट। इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। हेमेटाइट इज एन आयरन ऑक्साइड मिनरल। हेमेटाइट कैसा मिनरल है? एक तरह का आयरन ऑक्साइड मिनरल है। फॉर्मूला की बात करेंगे तो Fe2O3 ये इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू सॉइल। तो ये सॉइल में रेड कलर को इम्पार्ट्स करने का काम करता है। इसी के कारण जो सॉइल है वो रेड कलर का होता है। रेड सॉइल आर रिच इन फेरिक ऑक्साइड। तो जो रेड कलर का सॉइल है इसमें किस चीज की अधिकता देखने को मिलेगा? इसमें फेरिक ऑक्साइड की अधिकता देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल हैज द हाईएस्ट हार्डनेस ऑफ द मोस स्केल। निम्नलिखित में से मोस कठोरता मापनी जो मोस स्केल हार्डनेस है पर सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्वार्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी डायमंड, ऑप्शन नंबर सी फेल्डस्पर, ऑप्शन नंबर डी कैल्साइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मॉस स्केल के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मॉस स्केल में क्या होता है कि सॉफ्टनेस और हार्डनेस नापा जाता है किसी भी मिनरल्स का। यहाँ पे नंबर होता है इसमें 1 से लेकर 10 तक। जो 1 नंबर पे होता है वो सबसे सॉफ्ट मिनरल होता है और जो 10 नंबर पे होता है वो सबसे हार्ड मिनरल होता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे कठोर सबसे हार्ड मिनरल के बारे में पूछ रहा है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा डायमंड। डायमंड इसका सही आंसर होगा। सबसे कठोर खनिज की बात करेंगे, सबसे हार्ड मिनरल की बात करेंगे तो वो होता है डायमंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायमंड हैज मोस्ट हार्डनेस ऑफ 10। जैसे कि मैंने बोला 1 से 10 तक होता है इसमें नंबर और जो 10 में होता है सबसे हार्ड होता है। तो डायमंड का यहाँ पे नंबर देख सकते हैं 10 नंबर पे है, इसीलिए सबसे जो हार्ड मिनरल होता है वो है डायमंड। क्वार्ट्ज की बात करेंगे तो इसका हार्डनेस होता है ये नंबर 7 पे है। कैल्साइट की बात करेंगे तो इसका हार्डनेस नंबर 3 पे है। टॉक इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल, हार्डनेस 1। सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल की बात करेंगे तो ये टॉल्क हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो हार्डनेस होता है ये 1 होता है। मॉस स्केल रेंजेस फ्रॉम 1 टू 10। जैसे कि मैंने बताया 1 से 10 तक इसमें नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज फॉर्म्ड बाय कॉम्पेक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स। निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण अवसादों सेडिमेंट्स के संघनन एवं सीमेंटेशन से होता है? ऑप्शन नंबर ए इग्नियस रॉक, ऑप्शन नंबर बी सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन नंबर सी मेटामॉर्फिक रॉक, ऑप्शन नंबर डी वॉल्केनिक रॉक। तो सेडिमेंट्स के कॉम्पेक्शन संघनन और यहाँ पे सीमेंटेशन से जो रॉक का फॉर्मेशन होता है वैसा रॉक सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। सेडिमेंट्री रॉक्स आर कॉल्ड सेकेंडरी रॉक्स। यहाँ पे प्राइमरी रॉक्स में हम लोगों ने यहाँ पे प्राइमरी रॉक्स में हम लोगों ने किसको देखा था? इग्नियस जो रॉक है वो प्राइमरी रॉक के अंतर्गत आता है और जो सेडिमेंट्री रॉक है ये सेकेंडरी रॉक के अंतर्गत आता है। दे आर फॉर्म्ड बाय कॉम्पेक्शन एंड सीमेंटेशन। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? कॉम्पेक्शन के कारण होता है, संघनन के कारण और सीमेंटेशन के कारण होता है। फॉसिल्स आर मेनली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। जितने भी फॉसिल्स है ये किस रॉक में पाए जाएंगे? ये सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाएंगे। लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन आर कॉमन एग्जाम्पल। और जब भी यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक की बात करेंगे, सेकेंडरी रॉक की बात करेंगे तो इसके एग्जाम्पल में कौन कौन सा आएगा? तो लाइमस्टोन जो है ये आएगा और सैंडस्टोन ये आएगा। About 75% of Earth land surface is covered by sedimentary rock। तो यहाँ पे अर्थ की बात करेंगे, अर्थ का जो लैंड सरफेस है यहाँ पे 75% लगभग 75% जो है यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज मोस्ट रेसिस्टेंट टू वेदरिंग।
निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अक्षय वेदरिंग के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी है, रेसिस्टेंट है? ऑप्शन नंबर ए सेल, ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर सी लाइमस्टोन, ऑप्शन नंबर डी बेसाल्ट। तो वेदरिंग के प्रति जो सबसे रेसिस्टेंट है, सबसे अधिक प्रतिरोधी है, वो है ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। ग्रेनाइट कैसा है? ये हार्ड होता है और काफी कॉम्पैक्ट होता है। इट कंटेन्स अमेंडेड क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो होता है ये सबसे ज्यादा इसमें मौजूद होता है, और क्वार्ट्ज के कारण ही क्वार्ट्ज इज हाईली रेसिस्टेंट टू वेदरिंग, और जो क्वार्ट्ज है ये हाईली रेसिस्टेंट है वेदरिंग के लिए। ग्रेनाइट वेदर स्लोली, और जिसके कारण जो ग्रेनाइट है ये इसकी जो वेदरिंग है वो धीरे धीरे होता है, स्लोली होता है। ग्रेनाइट कॉमनली फॉर्म्स कोर्स टेक्सचर सॉइल। जितने भी कोर्स टेक्सचर सॉइल है ये इसका फॉर्मेशन किससे होता है? तो इसका फॉर्मेशन ग्रेनाइट के कारण होता है, ग्रेनाइट से होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, जो ग्रेनाइट है ये सबसे हार्ड और कॉम्पैक्ट होता है, इसमें क्वार्ट्ज की अधिकता होती है, जो क्वार्ट्ज है ये वेदरिंग के खिलाफ सबसे हाईली रेसिस्टेंट है, जिसके कारण जो ग्रेनाइट है वो उसका जो वेदरिंग है वो धीरे धीरे होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फॉस्फोरस इन सोइल्स? निम्नलिखित में से मृदा में फॉस्फोरस का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन सा खनिज है? ऑप्शन नंबर ए फेल्सपर, ऑप्शन नंबर बी क्वार्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी हेपेटाइट, ऑप्शन नंबर डी कैल्साइट। तो सॉइल में फास्फोरस का जो प्राकृतिक स्रोत है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एपेटाइट। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मिनरल्स के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ है कि प्रिंसिपल सोर्स, किसके प्रिंसिपल सोर्स है। तो जैसे कि एपेटाइट, इससे फास्फोरस प्राप्त होता है, फास्फोरस का सोर्स जो है वो एपेटाइट है। पोटेशियम की सोर्स की बात करेंगे तो फेल्सपर है, कैल्शियम के सोर्स की बात करेंगे तो कैल्साइट है, और कैल्शियम प्लस सल्फर का है, इसका जो सोर्स है वो है आपका जिप्सम। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज कॉमनली नॉन एज फूल्स गोल्ड? निम्नलिखित में से किस खनिज को सामान्यतः फूल्स गोल्ड कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पायराइट, ऑप्शन नंबर बी हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर डी चाल्कोपाइराइट। तो फूल्स गोल्ड के नाम से जो जाना जाता है वो है पायराइट। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पायराइट। पायराइट इज कॉल्ड फूल्स गोल्ड। केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो Fe2 होता है, ये इसका फॉर्मूला है। इट हैज मेटेलिक येलो कलर सिमिलर टू गोल्ड, और इसका जो कलर होता है वो मेटेलिक येलो होता है, गोल्ड के जैसा होता है, इसीलिए फूल्स गोल्ड के नाम से वो पायराइट जाना जाता है। पायराइट इज एन आयरन सल्फाइड मिनरल। पायराइट कैसा मिनरल है? ये एक आयरन सल्फाइड मिनरल है। Which of the following rocks is transformed into quartzite by metamorphism? कयांतरण मेटामॉर्फिज्म के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए लाइमस्टोन, ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर सी सैंडस्टोन, ऑप्शन नंबर डी सेल। तो यहाँ पे मेटामॉर्फिज्म के कारण क्वार्टजाइट में जो चेंज हो रहा है, चट्टान जो रॉक है वो चेंज हो जा रहा है, वो है सैंडस्टोन। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वार्टजाइट इज मेटामॉर्फिक रॉक, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। पैरेंट रॉक की बात करेंगे तो सैंडस्टोन जो इसका सही आंसर था। क्वार्टजाइट इज रिच इन क्वार्ट्ज। इसमें सबसे ज्यादा किस चीज की अधिकता देखने को मिलती है? वो है क्वार्ट्ज। इट इज वेरी हार्ड रेसिस्टेंट टू वेदरिंग, जो हम लोगों ने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि सबसे जो वेदर के खिलाफ रेसिस्टेंट होता है वो है क्वार्ट्ज, और ये काफी हार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू बोवेन्स रिएक्शन सीरीज विच मिनरल वेदर्स द फास्टेस्ट? बोवेन की अभिक्रिया श्रृंखला बोवेन रिएक्शन सीरीज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे तेजी से अपक्षयित होता है, वेदरिंग होता है? ऑप्शन नंबर ए क्वार्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी मस्कोबाइट, ऑप्शन नंबर सी ऑर्थोक्लेस, ऑप्शन नंबर डी ओलिवाइन। तो क्वार्ट्ज तो हम लोगों ने अभी देखा सबसे हार्ड ये होता है, इसका वेदरिंग
ये वेदरिंग के खिलाफ रेसिस्टेंट होता है, इसका वेदरिंग जल्दी नहीं होता है। तो सबसे तेजी से जो होता है वो है ऑप्शन नंबर डी, ओलिवाइन। सबसे जल्दी अपक्षयित होने वाला जो खनिज है वो है ओलिवाइन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द यूएसडीए क्लासिफिकेशन विच सोइल पार्टिकल हैज अ डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम 0.05 mm टू 2.0 mm। तो यूएसडीए वर्गीकरण के अकॉर्डिंग के अनुसार 0.05 मिलीमीटर से 2.0 मिलीमीटर व्यास वाले मृदा कण सोइल पार्टिकल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्ले, ऑप्शन नंबर बी सिल्ट, ऑप्शन नंबर सी सैंड, ऑप्शन नंबर डी ग्रेवल। तो यूएसडीए का वर्गीकरण देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो 0.05 मिलीमीटर से 2.0 मिलीमीटर व्यास वाला जो मृदा कण होता है, सॉइल पार्टिकल होता है, ये सैंड के अंतर्गत आता है, ये सैंड कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। USDA soil texture classification is the most widely used system। सैंड पार्टिकल का साइज यहाँ बात करेंगे तो 0.05 से 2.0 mm, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। सैंड इज द लार्जेस्ट सोइल सेपरेट अमंग सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इन तीनों में देखेंगे तो सबसे लार्जेस्ट उसका सोइल पार्टिकल होता है वो होता है सैंड का, उसके बाद सिल्ट का और उसके बाद क्ले का। क्ले का यहाँ पे जो पार्टिकल होता है काफी फाइन होता है। सैंड हैज मैक्सिमम इन्फ्लिट्रेशन एंड एरेशन। यहाँ पे जो होता है इसके बीच में गैप ज्यादा होता है, एरेशन देखने को मिलता है, और वाटर का जो इन्फ्लिट्रेशन है वो सबसे ज्यादा सैंड में ही होता है। सैंड पोजेसेस द लोवेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यहाँ पर जो इसका होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो सबसे जो लोवेस्ट है वो है सैंड का। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यूएसडीए यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार मृदा के कणों को उनके आकार, पार्टिकल साइज के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, तीनों को समझेंगे। यहाँ पर सैंड जो है 0.05 से लेकर 2.0 mm तक जो होता है, ऐसे पार्टिकल सैंड कहलाते हैं। 0.002 से 0.05 मिलीमीटर वाले जो कण होते हैं, पार्टिकल, ये सिल्ट के अंतर्गत आते हैं। और लेस देन 0.002 mm जो होते हैं ये क्ले, जो कि सबसे फाइन होता है। सैंड सबसे बड़े आकार का मृदा कण है। इसके कण सब बड़े होने के कारण इनके बीच बड़े छिद्र मैक्रोस्पोर्स होते हैं, जिससे जल का जो निकास है, ड्रेनेज जो है, और वायु संचार, एरेशन है, सबसे अच्छा होता है, लेकिन जल धारण क्षमता कम होती है। ये सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच सोइल सेपरेट हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक सरफेस एरिया। निम्नलिखित में से किस मृदा कण सोइल सेपरेट का विशिष्ट सतही क्षेत्रफल, स्पेसिफिक सरफेस एरिया सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए सैंड, ऑप्शन नंबर बी सिल्ट, ऑप्शन नंबर सी क्ले, ऑप्शन नंबर डी ग्रेवल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया है ये सबसे ज्यादा होता है वो क्ले का होता है। क्ले हैज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज। जैसा कि हम लोगों ने देखा, सबसे जो फाइन पार्टिकल होता है वो क्ले का होता है, उसके बाद सिल्ट और उसके बाद सैंड। क्ले पोजेसेस द हाईएस्ट स्पेसिफिक सरफेस एरिया। सबसे ज्यादा जो सरफेस एरिया है वो क्ले का होता है। क्ले हैज द हाईएस्ट केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। और जो सीईसी की बात करेंगे, केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात करेंगे, तो ये भी सबसे हाईएस्ट जो है वो क्ले में होता है। क्ले रिटेन्स मैक्सिमम वाटर एंड न्यूट्रिएंट। क्ले में यहाँ पे पार्टिकल साइज जो है वो काफी कम होता है, तो इसका वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है ये सबसे ज्यादा होता है। न्यूट्रिएंट भी रिटेन करने की जो क्षमता होती है वो क्ले में ज्यादा होता है। उसके बाद मोंटेमोलिनाइट हैज द हायर सरफेस एरिया देन केओलाइट। और इसके अंतर्गत जितने भी क्ले मिनरल्स आते हैं उसमें मोंटेमोलिनाइट जो है ये सबसे ज्यादा हाई सरफेस एरिया रखता है। केओलाइट से भी ज्यादा मोंटेमोलिनाइट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोइल टेक्सचर इज कंसीडर्ड आइडियल फॉर द मोस्ट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। अधिकांश कृषि फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा बनावट सोइल टेक्सचर सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए सैंडी, ऑप्शन नंबर बी क्लेई, ऑप्शन नंबर सी लोम, ऑप्शन नंबर डी ग्रेवल। तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए सबसे जो सुटेबल टेक्सचर माना जाता है, सोइल टेक्सचर होता है, आइडियल जो होता है
वो लोम होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लोम। लोम इज अ बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। लोम कैसा सॉइल है? एक तरह का सैंड, सिल्ट और क्ले, यहाँ पे इसका बैलेंस मिक्सचर होता है। इट प्रोवाइड्स गुड एरेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें क्ले भी मौजूद होता है, जिसके कारण जो है वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है ये यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत जो होता है सॉइल एरेशन जो है वो भी अच्छा होता है, जो कि प्लांट्स के लिए काफी सुटेबल होता है। लोम इज आइडियल फॉर मोस्ट फील्ड क्रॉप्स, जिससे कि जो जितने भी फील्ड क्रॉप है उसके लिए जो लोम सोइल है ये आइडियल बन जाता है। इट हैज गुड न्यूट्रिएंट रिटेंशन, और इसमें जो न्यूट्रिएंट रिटेन और इसमें न्यूट्रिएंट रिटेन करने की जो क्षमता है वो भी काफी अच्छी होती है। लोम इज इजी टू कल्टीवेट, और लोम जो सॉइल है इसको कल्टीवेट करने के लिए टिलेज प्रैक्टिसेस के लिए काफी सुटेबल होता है। तो ये सारा जो रीजन है जिसके कारण क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट, सबसे आइडियल जो सॉइल माना जाता है वो है लोम सॉइल। Which soil particle is mainly responsible for stickiness and plasticity? मृदा की चिपचिपाहट, स्टिकनेस एवं प्लास्टिसिटी के लिए मुख्य रूप से कौन सा मृदा कण उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर ए सैंड, ऑप्शन नंबर बी सिल्ट, ऑप्शन नंबर सी क्ले, ऑप्शन नंबर डी ग्रेवल। तो स्टिकनेस एंड प्लास्टिसिटी है ये क्ले सॉइल में देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोइल पार्टिकल इज मोस्ट ससेप्टेबल टू विंड इरोजन। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा कण पवन अपर्दन, विंड इरोजन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होता है? ऑप्शन नंबर ए क्ले, ऑप्शन नंबर बी सैंड, ऑप्शन नंबर सी ग्रेवल, ऑप्शन नंबर डी पेबल्स। तो जो क्ले होता है ये चिपचिपा होता है, इसका जो है विंड इरोजन से ये इरोज नहीं होता है। और जो ग्रेवल होता है ये बड़े होते हैं, पेबल्स भी बड़े होते हैं। तो सैंड जो है ये इसका जो अपर्दन है, इसका जो इरोजन है वो विंड के द्वारा हो जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच सोइल टेक्सचर इज जनरली प्रिफेयर्ड फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन। मूंगफली की खेती के लिए सामान्यतः कौन सी मृदा बनावट सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए हेवी क्ले, ऑप्शन नंबर बी सैंडी लोम, ऑप्शन नंबर सी सिल्टी क्ले, ऑप्शन नंबर डी क्ले लोम। तो मूंगफली में क्या होता है कि मूंगफली का जो दाना होता है पिग बनता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि उसको फैलने के लिए अच्छी मिट्टी चाहिए होती है कि आसानी से फैल सके। जो चिपचिपा मिट्टी होता है वो यहाँ पे सुटेबल नहीं होगा, क्ले वाला जो मिट्टी है वो सुटेबल नहीं होगा, इसलिए क्ले वाला जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे कट कर देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में भी क्ले है, ऑप्शन नंबर सी में भी क्ले है और ऑप्शन नंबर डी में भी क्ले है। तो इस पे सिर्फ ऑप्शन नंबर बी बचता है सैंडी लोम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा सैंडी रहेगा तो पेग यहाँ पे फॉर्मेशन अच्छी तरीके से होगा, जो मूंगफली का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे तरीके से फैलेगा, दाना अच्छी तरीके से फैलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल सेपरेट्स फील्स स्मूथ लाइक फ्लोर व्हेन रब्ड बिटवीन फिंगर्स। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कण उंगलियों के बीच रगड़ने पर आटे जैसा, फ्लोर जैसा चिकना अनुभव होता है? ऑप्शन नंबर ए सैंड, ऑप्शन नंबर बी सिल्ट, ऑप्शन नंबर सी क्ले, ऑप्शन नंबर डी ग्रेवल। तो वैसा मृदा का कण जब उसको उंगलियों में रखते हैं, उंगलियों से रगड़ते हैं उसको, तो चिकना अनुभव होता है। तो ये सिल्ट में देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मिनरल सॉइल्स। खनिज मृदाओं, मिनरल सॉइल्स का औसत कण घनत्व, पार्टिकल डेंसिटी कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी 3.50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे मिनरल सॉइल का है, इसमें जो औसत कण घनत्व होता है, पार्टिकल डेंसिटी होता है, वो आपको बताना है कितना होता है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।
एवरेज पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मिनरल सॉइल की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका सही आंसर हो जाएगा। पार्टिकल डेंसिटी डिपेंड्स ऑन मिनरल कंपोजिशन। पार्टिकल डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है? जो मिनरल कंपोजिशन है इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्वार्ट्ज हैज डेंसिटी क्लोज टू 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो क्वार्ट्ज है इसका जो डेंसिटी है ये मेनली यहाँ पे देखने को मिलता है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑर्गेनिक सॉइल हैव लोअर पार्टिकल डेंसिटी। जो ऑर्गेनिक सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल में यहाँ पे लोअर पार्टिकल डेंसिटी देखने को मिलता है। पार्टिकल डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय पीडी। जो पीडी है इसका फुल फॉर्म पार्टिकल डेंसिटी होता है, इसी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बल्क डेंसिटी ऑफ कल्टीवेटेड मिनरल सॉइल्स जनरली रेंजेस बिटवीन। कृषि योग्य खनिज मृदाओं में कल्टीवेटेड मिनरल सॉइल्स का सामान्य बल्क डेंसिटी कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 0.5 से लेके 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी 1.0 से 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी 2.5 से लेके 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी 3.5 से 4.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका रेंज क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका आंसर बी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बल्क डेंसिटी बीडी जो है मृदा के कुल आयतन टोटल वॉल्यूम बराबर सॉलिड्स प्लस पोर्स के आधार पर निकाला जाता है। सामान्य कृषि योग्य खनिज मृदाओं में बल्क डेंसिटी जो है वो 1.0 से लेके 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर के बीच में होता है, क्यूब के बीच में होता है। यदि बीडी बहुत अधिक हो जाए तो मिट्टी सख्त हो जाती है। जब भी बल्क डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा तो मिट्टी जो है वो कठोर हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हार्ड हो जाएगा और जड़ों की वृद्धि प्रभावित होती है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स पोर स्पेस इन इट्स कैलकुलेशन। निम्नलिखित में से किसकी गणना कैलकुलेशन में रंध्र स्थान पोर्स स्पेस शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए पार्टिकल डेंसिटी। ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर सी बल्क डेंसिटी। ऑप्शन नंबर डी मिनरल डेंसिटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बल्क डेंसिटी। यहाँ पर पोर स्पेस को शामिल किया जाता है। जब भी इसको कैलकुलेट किया जाता है तो यहाँ पर पोर स्पेस को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड बेस्ट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरचना सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटी। ऑप्शन नंबर बी कॉलमनर। ऑप्शन नंबर सी ग्रेनुलर। ऑप्शन नंबर डी मैसिव। वहां पे हम लोगों ने सोइल टेक्सचर को देखा था जहां पे लोम उसका सही आंसर था। यहाँ पे सोइल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है तो सोइल स्ट्रक्चर सबसे अच्छा जो क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए होता है वो है ग्रेनुलर। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। Granular structure is ideal for agriculture. It provides excellent aeration. It improves water infiltration. It promotes the root penetration commonly found in surface soil. जो upper most surface soil होता है यहाँ पर ये देखने को मिलता है। इसमें जो एरेशन है वो एक्सलेंट होता है। इन्फिल्ट्रेशन जो वाटर का है वो भी अच्छा खासा होता है और रूट का जो पेनिट्रेशन है उसको भी प्रमोट करने का काम करता है। इसलिए सबसे बेस्ट जो एग्रीकल्चर के लिए माना जाता है वो है ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर इज कॉमनली फाउंड इन सोडिक अल्कली सॉइल। क्षारीय सोडिक अल्कली मृदाओं में सामान्यतः कौन सी मृदा संरचना पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेनुलर। ऑप्शन नंबर बी लॉकी। ऑप्शन नंबर सी कॉलमनर। ऑप्शन नंबर डी क्रम। तो क्षारीय मृदाओं के लिए बात करेंगे तो इसके लिए जो मृदा संरचना होती है सामान्यतः वो होता है कॉलमनर टाइप का। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉइल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ थिन हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। निम्नलिखित में से किस मृदा संरचना में पतली क्षैतिज परतें थिन हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पाई जाती है?
ऑप्शन नंबर ए ग्रेनुलर, ऑप्शन नंबर बी ब्लॉकी, ऑप्शन नंबर सी प्लेटी, ऑप्शन नंबर डी प्रिज्मेटिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही और ऑप्शन में ही इसका सही आंसर दिया हुआ है। पतली क्षैतिज परतें हॉरिजॉन्टल प्लेट्स की बात कर रहा है, तो इसका जो संरचना है वो है प्लेटी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। प्लेटी स्ट्रक्चर हैज थिन हॉरिजॉन्टल लेयर्स, इट रिस्ट्रिक्ट वाटर मूवमेंट। और ये क्या करता है, वाटर की जो मूवमेंट है उसको रोकने का काम करता है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली लेयर में बना होता है, जिससे कि वाटर का मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। रूट पेनिट्रेशन इज पुअर, और इसमें जो रूट का पेनिट्रेशन है अच्छा खासा नहीं होता है। ऑफन डेवलप्ड ड्यू टू कॉम्पेक्शन, और ये कॉम्पेक्शन के कारण डेवलप होता है। कॉमन इन कॉम्पैक्टेड सरफेस सॉइल, जितने भी सरफेस सॉइल है, कॉम्पैक्टेड सरफेस सॉइल है, वहां पर ये देखने को मिलता है, वहीं पे ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द एर्नन और स्टॉट 1933 हैज मेनी एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर हायर प्लांट्स। आर्नन एवं स्टॉट्स 1939 के अनुसार उच्च पाद को हायर प्लांट्स के लिए कितने तत्व आवश्यक एसेंशियल माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 18। तो 1939 आर्नन एवं स्टॉट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट माने जाते हैं वो है 16। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16। बाद में एक निकेल को ऐड किया गया और फिर जाके 17 हुआ। तो आर्नन एंड स्टॉट के द्वारा 1939 में प्रपोज किया गया एसेंशियलिटी क्राइटेरिया प्लांट न्यूट्रिएंट्स का, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 16 एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया गया एसेंशियल फॉर्म में, टोटल 16 एलिमेंट्स को। निकेल जो है इसको इंक्लूड नहीं किया गया था ओरिजिनल लिस्ट में, उसके बाद निकेल को ऐड किया गया कब, 1987 में, 1987 में। और प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल 17 एसेंशियल एलिमेंट्स है, जो कि प्लांट्स के लिए, उसके हायर ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। जिस न्यूट्रिएंट का जो कमी है प्लांट को, वो उसी न्यूट्रिएंट से फुलफिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक महापोषक तत्व प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी सल्फर, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। तो प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो पोटेशियम इसका सही आंसर हो जाएगा। एनपीके होता है, तो यहाँ पे जो पोटेशियम है ये इसका सही आंसर होगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पे पोटेशियम है, एनपीके, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। पौधे के लिए आवश्यक महापोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को दो भागों में बांटा गया है, इसमें प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आता है और सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आता है। प्राइमरी में बात करेंगे तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है। उसी तरीके से सेकेंडरी में बात करेंगे तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें ऑप्शन में नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं था, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो सही हो गया था, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच न्यूट्रिएंट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। क्लोरोफिल अणु का केंद्रीय सेंट्रल तत्व कौन सा पोषक तत्व है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी आयरन, ऑप्शन नंबर डी जिंक। तो क्लोरोफिल अणु का जो सेंट्रल एलिमेंट होता है वो मैग्नीशियम होता है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। मैग्नीशियम इज द सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल। एमजी एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम, ये क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कॉजेस इंटरवेनियल क्लोरोलिसिस, जो इंटरवेनियल क्लोरोसिस देखने को मिलता है पत्तियों में, वो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के कारण होता है। मैग्नीशियम इज सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट। अभी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा प्राइमरी और सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में जो है वो मैग्नीशियम आता है। उसके बाद क्लोरोफिल कैन नॉट फंक्शन विदाउट एमजी, क्लोरोफिल बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, इसका फंक्शन एकदम से रुक जाएगा जब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट्स इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी फ्रॉम द सॉइल। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों द्वारा मृदा से सबसे अधिक मात्रा में अवशोषित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन,
ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो पौधों के द्वारा सबसे ज्यादा जो अवशोषित किया जाने वाला जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन। इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द मोस्ट रिक्वायर्ड मिनरल न्यूट्रिएंट। सबसे ज्यादा जो मिनरल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वो है नाइट्रोजन। प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन मेनली NO3 माइनस और NH4 प्लस। ये नाइट्राइट का फॉर्मूला है और ये अमोनियम का फॉर्मूला है। इन्हीं दोनों फॉर्म को मेनली यहाँ पर जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन के लिए इन्हीं दोनों फॉर्म को यहाँ पर मेनली नाइट्रोजन अगर प्राप्त करना हो प्लांट को तो एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट और अमोनियम के फॉर्म पे। नाइट्रोजन इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड एंड क्लोरोफिल। नाइट्रोजन में अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन्स होता है और क्लोरोफिल, ये तीनों कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन डिफिशियंसी कॉजेज जनरल क्लोरोसिस। जनरल क्लोरोसिस जो है पत्तियों में वो नाइट्रोजन डिफिशियंसी के कारण देखने को मिलता है। नाइट्रोजन इज हाईली मोबाइल इन प्लांट्स। सबसे ज्यादा जो मोबाइल एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा नहीं बोल सकते, मतलब हाईली मोबाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच न्यूट्रिएंट इज नॉन एज द एनर्जी एलिमेंट इन प्लांट्स। पौधों में किस तत्व को ऊर्जा तत्व, एनर्जी एलिमेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर डी सल्फर। तो एनर्जी एलिमेंट की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रिएंट जो एनर्जी एलिमेंट के नाम से जाना जाता है वो है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पोटेशियम इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन विच आयनिक फॉर्म। पौधे पोटेशियम को किस आयनिक रूप में अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए K2O, ऑप्शन नंबर बी K+, ऑप्शन नंबर सी KOH, ऑप्शन नंबर डी K2SO4। तो पोटेशियम को जो प्लांट है वो जिस आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं वो है ऑप्शन नंबर बी K+। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इंडियन सोइल इज रिचेस्ट इन पोटास बट डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। भारत में कौन सी मृदा पोटास में समृद्ध है लेकिन नाइट्रोजन में कमी है। ऑप्शन नंबर ए एलुवियल सॉइल, ऑप्शन नंबर बी ब्लैक सॉइल, ऑप्शन नंबर सी लेटराइट सॉइल, ऑप्शन नंबर डी डेजर्ट सॉइल। भारत की वैसी मृदा जो नाइट्रोजन में कमी है लेकिन पोटास में समृद्ध है वो है ब्लैक सॉइल। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल ऑर्डर ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए ब्लैक सॉइल, ऑप्शन नंबर बी एलुवियल सॉइल, ऑप्शन नंबर सी रेड सॉइल, ऑप्शन नंबर डी लेटराइट सॉइल। तो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट एरिया जो ऑक्यूपाई करती है जो सॉइल वो है एलुवियल सॉइल। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल इज न्यूअर एंड मोर फर्टाइल। निम्नलिखित में से कौन सी जलोढ़ मृदा नई, न्यूअर एवं अधिक उपजाऊ होती है। ऑप्शन नंबर ए भांगर, ऑप्शन नंबर बी खादर, ऑप्शन नंबर सी लेटेराइट, ऑप्शन नंबर डी रेगुड़। तो जो नई जलोढ़ मृदा है और सबसे उपजाऊ जो होती है वो होती है खादर। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। खादर इस न्यू एल्यूवियम जो नई एल्यूवियम सॉइल है वो खादर के नाम से जानी जाती है। डिपोजिटेड एनुअली बाय फ्लड्स, फ्लड्स के द्वारा ये डिपोजिट होकर डेवलप होती है, फॉर्मेशन होता है। मोर फर्टाइल देन बांगर, जो बांगर है उससे ज्यादा फर्टाइल होता है ये। फाइन टेक्सचर सॉइल होता है इसमें जो टेक्सचर होते हैं इस सॉइल में वो काफी फाइन साइज का होता है। आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए ये आइडियल माना जाता है। तो ये खादर सॉइल का खासियत है। यहाँ पे इसके सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं खादर और भांगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। लाल मृदा रेड सॉइल का
लाल रंग मुख्यतः किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन नंबर डी सिलिका। तो जो लाल मृदा होती है रेड सॉइल, इसमें जो लाल कलर होता है ये फेरिक ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ कंकर नोड्यूल्स। कंकर की उपस्थिति किस मृदा की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए खादर, ऑप्शन नंबर बी भांगर, ऑप्शन नंबर सी ब्लैक सॉइल, ऑप्शन नंबर डी रेड सॉइल। तो जो कंकर नोड्यूल्स है, कंकर की उपस्थिति जो है ये भांगर में देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर होगा वो भांगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच लैंड कैपेबिलिटी क्लास इज कंसीडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर इंटेंसिव कल्टीवेशन। भूमि क्षमता वर्गीकरण लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में गहन कृषि इंटेंसिव कल्टीवेशन के लिए सबसे उपयुक्त वर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्लास 1, ऑप्शन नंबर बी क्लास 4, ऑप्शन नंबर सी क्लास 6, ऑप्शन नंबर डी क्लास 8। तो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो वहां पर इंटेंसिव कल्टीवेशन करना हो तो इसके लिए सबसे उपयुक्त जो है वो है क्लास 1। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्लास 1। क्लास 1 लैंड हैज ऑलमोस्ट नो लिमिटेशन, इसमें किसी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं होता। यहाँ पे जो है वो आप इंटेंसिव क्रॉपिंग कर सकते हैं। सुटेबल फॉर ऑल कल्टिवेटेड क्रॉप्स, जितने भी कल्टिवेटेड क्रॉप है जिसकी भी कल्टिवेशन हो सकती है उसके लिए क्लास 1 जो है ये काफी सुटेबल होता है। रिक्वायर्स मिनिमम कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, यहाँ पर कंजर्वेशन जो प्रैक्टिसेस है वो कम से कम करने की जरूरत पड़ती है। हाईएस्ट एग्रीकल्चरल पोटेंशियल है, क्लास 1 में सबसे ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिलता है एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखें तो। बेस्ट लैंड फॉर इंटेंसिव फार्मिंग, और इंटेंसिव फार्मिंग के लिए सबसे अच्छा जो लैंड है वो क्लास 1 की लैंड होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो सॉइल साइंस का पोर्शन है उसको यहाँ पर कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये तीनों चारों एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर कुछ और वन लाइनर दिया हुआ है, एक बार इसको क्विक रिवीजन के तौर पे कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे सॉइल, एक तरफ सॉइल है एक तरफ से वन लाइनर है। रेगुर सॉइल की बात करेंगे तो ब्लैक कॉटन सॉइल है, ये रेगुर सॉइल के नाम से जानी जाती है। उसके बाद ब्लैक सॉइल जो है ये बेसाल्ट ओरिजिन है। बेसाल्ट जो होती है इंट्रूसिव जो इग्नियस रॉक है, इसका जो एग्जांपल है बेसाल्ट, उससे जो फॉर्मेशन होता है वो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। रेड सॉइल की बात करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण, उसके प्रेजेंस के कारण जो मृदा है इसका जो कलर है वो रेड कलर का हो जाता है। लेटराइट सॉइल की बात करेंगे तो लेटराइजेशन प्लस लीचिंग ये यहाँ पे देखने को मिलता है। खादर की बात करेंगे तो न्यू एल्यूवियम जो सॉइल है ये खादर कहलाता है। बांगर की बात करेंगे तो ओल्ड एल्यूवियम प्लस इसमें कंकर नोडल्स देखने को मिलता है। लैंड क्लास 1 की बात करेंगे तो बेस्ट फॉर कल्टीवेशन, सबसे ज्यादा जो कल्टीवेशन है इसमें किसी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो उसके लिए जो बेस्ट है वो है क्लास 1 की लैंड। लैंड क्लास 1 से लेके 4 तक की बात करेंगे तो सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर है। लैंड क्लास 5 से लेके 8 तक बात करेंगे तो नॉट सुटेबल फॉर रेगुलर कल्टीवेशन, किसी तरीके का जो अगर हम लोग डेली बेसिस पे कल्टीवेशन करते हैं प्लांट को लगाते हैं तो उसके लिए एकदम सुटेबल नहीं है। सुटेबल सिर्फ 1 से लेके 4 तक है। टी और कॉफी की बात करेंगे तो ये लेटराइट सोइल में देखने को मिलता है, इसकी जो पैदावार है वो लेटराइट सोइल में अधिक होता है। सारे सोइल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 1 तो ये सारे सोइल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए क्वेश्चन लाया गया था। ये जो है यूके ट्रिपल एससी डबल एओ के लिए भी है, एसईटी के लिए भी है, एमपीआरएओ के लिए भी है। तो ये सारे एग्जाम में अगर आप देने जा रहे हैं, ये सारे एग्जाम के लिए आपने फॉर्म को फिल किया है तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, एक बार फिर से इसको देख लेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो छूटेगा नहीं। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो के लिए जो भी है आप अच्छा सुझाव दे सकते हैं, जो भी कमेंट करना है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो थैंक यू फिर से।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।